हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया था? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, बात करें तबला की तो वर्तमान में कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं तबला के। वो कौन है? तो आपके अल्लाह रखा खां हैं, अल्लाह रखा खां। ठीक है, दूसरे हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोनों क्या हैं? तबला के प्रसिद्ध कलाकार। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में मदद मास मास इंगित करता है। यानी जो मदद मास डिपार्टमेंट था वो किसको इंगित करता है? तो चुंगीकर को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन को, या फिर बुवाई कर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को। ठीक है, ये मदद मास इसी को ही इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये चित्रांकन किया गया था मीर सैयद अली के द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी मीर सैयद अली के द्वारा, जबकि पूरा किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर सैयद अली। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? देश रत्न। बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? उसका नाम है इंडिया बिन्स फ्रीडम। इंडिया बिन्स फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो सरकार जो बनाई थी वो बनाई थी आपकी पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में, अजमेर में, इंदौर में, या फिर उदयपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था जमना लाल बजाज ने, जमना लाल बजाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? इन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी वो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1913 में। और ये पहले एशियाई व्यक्ति या फिर पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था वो किनका था? तात्या टोपे का था। ठीक है, तात्या टोपे कौन थे? तो नाना साहब के कौन थे? ये सहायक थे। बात करें नाना साहब की, तो देखिए नाना साहब, ये जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जगह से नेतृत्व किया था। उसी नेतृत्व जगह का नाम पूछा जाता है आपसे। कुछ क्वेश्चन पूछा था कि नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था कानपुर से। और कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था बिहार से। ठीक है, बात करें मंगल पांडे की, तो ये सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की थी 1857 क्रांति की। तो शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मंगल पांडे ही थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है सेकंड, जबकि पहले नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है चीन। और सब्जी उत्पादन को क्या कहते हैं? सब्जी उत्पादन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न देखिए, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल और भूटान की सीमा के पास में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व। वहीं पर क्या है? ये बुक्सा बाग परियोजना टाइगर के रिजर्व के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए ये परियोजना क्या है? चालू की गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? तो वो राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ पड़ता है? वो भी आपका सिक्किम में पड़ता है। और सिक्किम का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है? यानी भारत का कह लीजिए या फिर दुनिया का कह लीजिए, भारत का प्रथम जैविक राज्य,
प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? प्रथम जैविक राज्य भी कौन सा है? वो आपका सिक्किम ही है। ठीक है, भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम ही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। बात करें कपास और मूंगफली में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो आपका गुजरात हो जाएगा। लेकिन जब बात करें दूध के नंबर पर, दूध के मामले में जो नंबर 1 पे है वो कौन सा है? अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, लेकिन कुछ महीने पहले आपका राजस्थान भी रह चुका था। ठीक है, तो यदि दूध को छोड़ दिया जाए तो कपास और मूंगफली के और नमक के मामले में, ठीक है, तीनों के मामले में नंबर 1 पे कौन है? गुजरात। लेकिन दूध के मामले में वर्तमान में नंबर 1 पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश। लेकिन कुछ महीने पहले लगभग दिसंबर 2023 के आसपास नंबर 1 पे कौन था? तो आपका राजस्थान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? पुष्कर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। तो बाढ़ भी कहाँ पे आएगी? तो अजमेर में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो मिश्रित कृषि में क्या शामिल होता है? मिश्रित कृषि में शामिल होता है आपका, यानी कृषि के साथ साथ क्या किया जा रहा है? पशुपालन, उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिखाता हूँ मैं आपको ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर। कई तरह की फसलों उगाना तथा पशुपालन भी करना, ये क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। मोका कॉफी कहाँ जहाँ उगाई जाती है वो कौन सा स्थान है? तो ये मोका कॉफी उगाई जाती है वो कौन सा स्थान है? वो आपका यमन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले तटीय नदी बेसिन कौन से हैं जिसमें अधिकतम जल शक्ति है? ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक आपकी कांगो नदी पड़ती है जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में, एक अमेजन जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और ये आपकी नर्मदा जो कि आपके भारत देश में ही पड़ती है। तो ये तीन नदियां क्या हैं? विश्व में सबसे अधिक संभाव्य जल शक्ति वाली नदियां हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। सबसे छोटा दिन होने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। बात सही है एकदम। उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय का या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवर्चन नहीं कर सकता। ये बात भी क्या है? दोनों सही है। आपसे पूछा कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक और एक, दो, दोनों ही कथन क्या है आपके? सही बात। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, राज्यसभा धर्म विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? नहीं कर सकती। राज्यसभा धर्म विधेयक पर सिफारिश नहीं कर सकती, ये बात सही है। राज्यसभा धर्म विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये बात भी सही है। राज्यसभा को धर्म विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए, ये बात भी सही है। और राज्यसभा धर्म विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये बात भी क्या है? गलत। आपसे पूछा कौन से गलत है, तो 1 और 5 क्या है? दोनों गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन लोकसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, या फिर लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसका आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदन से किया जा सकता है। यदि आपको राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव करना है तो आपको लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से तो बिल पास करना ही होगा, साथ में ही आधे राज्यों से क्या करना होगा? उसका अनुमोदन भी लेना होगा। ठीक है, आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसका अनुमोदन भी लेना होगा, तब जाके आप संशोधन कर सकते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? कौन सा अवयव नहीं है? प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, पोषण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका एकदम सही आंसर। इसमें क्या है? इसमें बिजली भी आती है और सड़कें भी आती हैं, बिजली, पानी, सड़क। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो है ही पहले से। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, यानी रोलिंग प्लान कब लागू हुआ था? 1970 से 1979 के आसपास। ठीक है, यानी ये इस समय क्या हुआ? रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो उस समय सरकार कौन सी थी? जनता पार्टी की सरकार थी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी, और मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष
अनुपात यानी कि CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम CRR में कमी करेंगे तो हमारा साख सजन क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा और हमारी महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, हमारी महंगाई क्या होगी, हमारी महंगाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, महंगाई भी क्या होगी, महंगाई भी हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। तो प्रकाश का जो रंग डिसाइड होता है वो किससे होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य से डिसाइड होता है। ठीक है, बात करें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है तरंगदैर्घ्य, तो वो है आपके लाल रंग की। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम वाला कौन सा है, तो वो है आपका बैंगनी रंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, द्रवण, बाष्पीकरण, उत्पादन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाष्पीकरण के कारण क्या होता है, मिट्टी के घड़े का जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि अंदर बाष्पीकरण के लिए कि हमें क्या चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो जब पानी को भाप में बदलना होता है तो उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो आसमान ऊष्मा कहाँ से लेगा, वो घड़े के अंदर से लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, बात सही है। नगर निगम का प्रदेश सदस्य होता है, ये बात भी सही है। कार्यकारिणी समिति का प्रदेश सभापति होता है, ये भी आप बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे का प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इधर नगर दे रखे हैं, इधर हवाई अड्डे दे रखे हैं, कौन सा कहाँ पर है। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, तो लखनऊ में आपका पड़ेगा अमौसी। ठीक है, आगरा में कौन सा पड़ जाएगा, खेरिया। और आपका हो जाएगा वाराणसी में पड़ जाएगा आपका बाबतपुर। और कानपुर में हो जाएगा आपका चकेल। ठीक है, यानी कि आपका 3142 3142 किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आपका कानपुर में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर नाभ की ऊर्जा परमाणु परियोजना है, तो वो आपकी नरोदा में है, यूपी में। जिला कौन सा पड़ता है, जिला पड़ता है बुलंदशहर। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानें। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी, उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के बाद में बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका सही आंसर। सबसे ज्यादा यूपी में थे, यूपी के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह देश पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए तथा देश के वनों व वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। तो ये बात किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 48 के ए में, या फिर अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 52 में। तो ये बात किसमें, अनुच्छेद 48 के ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषक चक्र तथा ऊर्जा प्रवाह में मूल भूमिका अपनाते हैं, क्योंकि इन्हीं कड़ियों के माध्यम से पोषक तत्वों व ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बात ठीक है। ये आगे क्या दे रखा है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः हर अगले स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है, इसे जैव सांद्रता या फिर बायोमैग्नेटिफिकेशन कहा जाता है। ये बात भी सही है। और अगला पॉइंट क्या दे रखा है, एक खाद्य जाल में यदि वैकल्पिक मार्ग अधिक होंगे तो वो खाद्य जाल उतना ही क्या होगा, स्थिर होगा। ये बात भी सही है, यानी तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर बुलिंग निम्न में से क्या है, अफवाह फैलाना, वायरस फैलाना, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अशोभनीय कमेंट करना या धमकी देना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो क्या हो जाएगा, सही आंसर है, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अशोभनीय कमेंट करना या फिर धमकी देना क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है, तो ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में पड़ता है। और कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है, यूएसए में। आपको बताना है कि जो ट्विटर है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट, डीजल इंजन की खोज निम्न में से किसने की थी, मैक्स डीजल, रोडोल्फ डीजल, ये और भी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डीजल इंजन बनाया था वो किसने बनाया था, रोडोल्फ डीजल ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1993 में, 1930 में, 2000 में या फिर 1921 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993।
वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र हैं, अरुण कुमार मिश्र। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है अध्यक्ष? अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? टोक्यो, बीजिंग, न्यूयॉर्क या फिर भारत। तो इस चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? वो आपके फ्रांस में होंगे, और फ्रांस की राजधानी जो है वो आपकी क्या है? पेरिस, यानी कि पेरिस के अंदर ही क्या होंगे? 2024 के ओलंपिक गेम। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।